हेलो साथियों, सभी का स्वागत है शारदा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जो अपना आईजे एविएशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही थी, इसका ये आगे का पार्ट है। ये क्लास नंबर 4 होने वाली है। अगर आपने अभी तक 3 पार्ट नहीं देखे तो आप जाके देखना, क्योंकि इसमें हमें ना वो आईजे एविएशन का पूरा जो पेपर है वो सोल्व करवा रहे हैं। अभी तक जितने भी पेपर हो चुके हैं उनको हम एक सीरीज में लेके चल रहे हैं, ठीक है। और आपको एविएशन नॉलेज के भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के एंड जीके साइंस वगैरह सबके क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो चलिएगा आज की अपनी सीरीज स्टार्ट कर दे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो 150 रुपए लगेंगे, वो खरीद लेना। आपको बहुत बार बता रखा है और लास्ट में और बता दूंगा। चलिएगा आज का आपके पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक, देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, हर चीज के ले रखे हैं और अपने आईजीआई के भी सारी पीडीएफ यहाँ पे लगी है। देखो 206 पेज है, तो इसमें से मैं आपके 10-10 पेज करवाते हुए चल रहा हूँ। चलिएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी। तो माई स्टोरी है, ये आत्मकथा है आपके कमला दास की। किसकी है? कमला दास की आत्मकथा है माई स्टोरी। बुक से वो आपके हमेशा पूछी जाती है और आपके पेपर है ना वो प्रीवियस ईयर के आधार पर ही बनता है। उनके या तो ऑप्शन से उठा लेते हैं या फिर ऑप्शन चेंज करके वही क्वेश्चन दे देते हैं। चलिएगा, ठीक है। और अरुंधति रॉय की बात करें तो इनकी एक पुस्तक आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये किसकी पुस्तक है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये है अरुंधति रॉय की, ठीक है। और शोभा डे, यहां पे देखो अगले पेज में लिख देता हूं मैं आपके सामने। चलिएगा, शोभा डे की पुस्तक कौन कौन सी है आपको साथ ही साथ है ना नोट्स बनाते हुए चलना। शोभा डे की पुस्तक है, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है वो आप यहाँ पे नोट बनाते हुए चलना। चलिएगा, एक तो है लॉकडाउन, पहली पुस्तक आप लिख लेना, लॉकडाउन लाइसेंस। ये किसकी पुस्तक है? शोभा डे की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक लिखो आप, शोभा नेवर ए डल डे। शोभा नेवर ए डल डे, ये भी किसकी पुस्तक है? शोभा डे की। एक तीसरी पुस्तक आप और लिख लो, स्पीड पोस्ट, ये भी किसकी है? शोभा डे की। तो शोभा डे की यहाँ पे 3 पुस्तकें हो गई, लॉकडाउन लाइसेंस, शोभा नेवर एडल्ट और एक हो जाएगी स्पीड पोस्ट। ये तीनों पुस्तकें आपको याद रखनी है और ये किसकी है? शोभा डे की। चलिएगा, नोट कर देना इनको, और स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर दो। अब है ना साथ के साथ नोट करते हुए चलिएगा ताकि आपको भी बहुत मजा आएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपके जो चेंजिंग इंडिया, एक चेंजिंग इंडिया नाम करके एक पुस्तक है, ये किसकी है? चेंजिंग इंडिया। ये आपकी पुस्तक की बात करें तो ये किसकी है? ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुस्तक कौन सी है? चेंजिंग इंडिया। चलिए, नेक्स्ट अगर बात करें तो आप है ना, आपको मैं कुछ पुस्तकें और दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो, यहां पे नोट करते हुए चलिएगा। माई लाइफ पुस्तक किसकी है? माई लाइफ है आपके, माई लाइफ पुस्तक है बिल क्लींस, ठीक है, इनकी पुस्तक है। अगला देखिएगा, अगला है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक किसकी है आपके? माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक है आपके बालकृष्ण आडवाणी की। किसकी है? बालकृष्ण आडवाणी। क्योंकि क्वेश्चन है वो यहीं से बनेगा, आपको और कहीं से जाने वाला नहीं। बालकृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। अगला है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू
फ्रीडम। ये आपके आती है नेल्सन मंडेला की, किसकी? नेल्सन मंडेला। ठीक है, नोट कर लो, आप नोट करते हुए चलना साथ के साथ। और एक पुस्तक आपको और लिख कर देता हूं कि बी कमिंग, ये पुस्तक किसकी है? ये है आपके मिशेल ओबामा की। किसकी है? मिशेल ओबामा की। मिशेल ओबामा, ये आप नोट करते हुए चलना साथ ही साथ चलिएगा। और माई स्टोरी भी आपको मैंने बता दी। माई स्टोरी ये किसकी थी? कमला दास की। माई स्टोरी कमला दास की पुस्तक है। माई स्टोरी कमला दास की पुस्तक है। और किरण देसाई की बात करें तो चलो यहां पे नोट कर लो। अगर किरण देसाई बात आ जाए, किरण देसाई की पुस्तक का नाम किरण देसाई। तो किरण देसाई की पुस्तक का नाम क्या है आपके? द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। द इनहेरिटेज ऑफ लॉस पुस्तक इसकी आपके कमला, इसकी किरण देसाई की। और कमला दास की कौन सी? माई स्टोरी। और बी कमिंग है मिशेल ओबामा की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला की। और माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ बालकृष्ण आडवाणी जी की है। और माई लाइफ बिल क्लिंस की है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। और बी कमिंग आपके मिशेल ओबामा की है। और माई स्टोरी कमला दास की है। और किरण देसाई की बात करें तो द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। ठीक है, ये इतनी सारी पुस्तकें जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक बार आप इसका सबका साथ में स्क्रीनशॉट करो। चलो अच्छे से वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और वो पीछे वाला आपने स्क्रीनशॉट लिए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एकदम आपको मैं ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूं, आराम से धीरे धीरे। ठीक है, जापान की मुद्रा। तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी आपके? यहाँ पे येन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? येन। जापान की मुद्रा की बात करें तो ये आपको हो जाएगी येन। डॉलर कहाँ की है? डॉलर है आपके अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की। ठीक है, यूरो बात करें तो आपको आती है यूरोप की। और रेमेन भी ये किसके आती है? रेमेन भी आती है आपकी चीन की। किसकी आती है? चीन की। युआन बोलो या रेमेन भी बोलो, युआन या रेमेन भी, ये किसकी? आपके चीन की है। चलिएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। रूस की क्या है? रूस की है आपकी मुद्रा रूबल। रूस की क्या हो जाएगी? रूबल हो जाएगी। और अगर दक्षिण कोरिया की बात करें, किसकी? दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की क्या हो जाएगी? वॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वॉन हो जाएगी। दक्षिण कोरिया की वॉन हो जाएगी। और यूरो मैंने अभी आपको लिखा दी यूरोप की। और आप बताना भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? ये तो आपको आता ही होगा। चलिएगा, इसको भी नोट कर दो आप साथ के साथ कि जापान की मुद्रा तो येन हो जाएगी, रेमेन भी है, युआन अपने चीन की है, और यूरो यूरोप की, डॉलर अमेरिका की, रूस की रूबल है, दक्षिण कोरिया की वॉन है, और भारत की आ भी बता दोगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो जीके के भी आ रहे हैं, मैथ्स के भी आएंगे, रीजनिंग के भी आएंगे, सभी के क्वेश्चन आएंगे, साइंस के भी आएंगे। जीके का ये आपके लास्ट क्वेश्चन लेने वाला। तराइन का द्वितीय युद्ध, तो बात करें अगर तराइन के युद्ध की, किसकी? तराइन के युद्ध की। तो तराइन के आपके दो युद्ध हुए थे। तराइन के दो युद्ध हुए थे। तराइन का एक तो प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध याद रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एक पूछा गया था, अब की बार दूसरा पूछ लेगा। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपके 1191 में। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। अब देखो किस किस के मध्य हुआ था। एक तो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान थे, और दूसरे कौन थे? मोहम्मद गौरी थे। कौन थे? एक तो पृथ्वीराज चौहान और एक मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आपको इसी प्रकार लेना, किन किन के मध्य हुआ था? गौरी। अगर आपसे पूछ ले कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, और यहाँ पे वो पृथ्वीराज चौहान है ना, इन्होंने युद्ध जीत लिया था। ये क्या हुए थे? विजय हुए थे। तो प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज
चौहान की। लेकिन बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध है वो आपके तराइन के प्रथम युद्ध के 1 साल बाद में हुआ था। कब हुआ था? 1 साल बाद में। तो प्रथम हुआ 1191 में, तो दूसरा कब हो जाएगा? 1192। और यही है आपके, एक तो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरे कौन है आपके? दूसरे है यही मोहम्मद गोरी। कौन था? एक तो मोहम्मद गोरी। भाई साहब जब हम पढ़ते थे ना तो हम इसको सोचते थे कि ये कोई महिला होगी गोरी, ठीक है। फिर आगे चल के अब पता चला कि ये तो इंसान था, ठीक है, उल्टा निकल गया। तो यहाँ पे ना तराइन के द्वितीय युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनकी नई नई शादी हुई थी सहयोगिता के साथ में, ठीक है। और ये अपने प्रेम में बिजी थे, सहयोगिता के साथ ही रहते थे, और इनका युद्ध के प्रति ध्यान बहुत कम था। तो हुआ क्या, इन्होंने तैयारी नहीं की। जिस प्रकार आप तैयारी करो ना, इस प्रकार पृथ्वीराज ने तैयारी नहीं की थी। और यहाँ पे ये किसके साथ बिजी थे? अपनी प्रेमिका, जिनके साथ इन्होंने स्वयंवर में वहां से उठा के लेके आए थे वगैरह। ये अभी मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम वगैरह सब, चलो लिख ही लो। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे क्या होती है? हार होती है। क्या होती है? हार होती है। और मोहम्मद गोरी की यहाँ पे क्या होती है? विजय होती है। तो तराइन के दूसरे युद्ध में कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी। चलिएगा, अब थोड़ा सा आपको मैं और बता देता हूँ कि इनकी हार क्यों हुई थी, क्या कारण थे। ये भी देखो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी पूछ ही ले तो आपको याद रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लो ना इसके स्क्रीनशॉट। अब देखो होता क्या है, चलो नया पेज में ऐड करके बता देना। देखो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, कौन है? पृथ्वीराज चौहान। और इनकी शादी किनके साथ होती है? इनका जो प्रेम प्रसंग है ये किसके साथ चल रहा होता है? प्रेम प्रसंग ये चल रहा होता है संयोगिता के साथ में। किसके साथ में? संयोगिता के साथ में। संयोगिता, संयोगिता के साथ में इनका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। और संयोगिता कहाँ के? जो कन्नौज के शासक है, कन्नौज के शासक, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। जयचंद गढ़वाल की पुत्री, गढ़वाल की पुत्री थी, जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे संयोगिता के लिए स्वयंवर रखा गया था। पहले क्या होता था, ऐसे मतलब एक छपा देते थे पैम्पलेट वगैरह। तो पहले कहाँ पे होते थे? ऐसा शासक होते थे ना बड़े बड़े, वो क्या करते थे? ऐसे गांव में ढिंडोरा पिटवा देते थे, आसपास के राज्यों में ढिंडोरा पिटवा देते थे कि स्वयंवर रखा गया है। स्वयंवर का मतलब होता है कि वहां पे ना वो जो राजकुमारी है वो रहेगी, ठीक है। और जो आसपास के राज्यों के जो शासक राजकुमार है वो आएंगे, और जिनको संयोगिता पसंद करेगी उनको वो माला पहना देगी और उनसे शादी कर देगी, ठीक है। तो इसी प्रकार का कुछ स्वयंवर यहाँ पे रखा गया था। लेकिन यहाँ पे देखो, अब मैं आपको पूरी कहानी तो और किसी दिन बताऊंगा। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना के कहाँ पे खड़ा कर दिया था? गेट पर, ठीक है। और बाकी शासक अंदर आ रहे थे, बाकी राजकुमार अंदर आ रहे थे। अब संयोगिता तो किसके प्रेम में पागल थी? ये तो पृथ्वीराज चौहान जी के प्रेम में पागल थी। अब इन्होंने सारे मतलब वहां पे जो भी जितने भी राजकुमार आए थे सबके पास में ऐसे गए देखे, लेकिन किसी के गले में माला नहीं डाली, यानी कि किसी से शादी नहीं की। फिर बाहर गई और जो पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति थी ना गेट के बाहर ऐसे खड़ी, उनपे क्या पहना दी? माला। और क्या कर दी? शादी। जब ये बात आपके पृथ्वीराज चौहान जी को पता चली तो पृथ्वीराज चौहान जी गए और संयोगिता को लेके आ गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ था। और जब ये लेके आ गए संयोगिता को तो अपने महल में दोनों साथ रहते थे। और बाकी इनका युद्ध के प्रति, यानी कि जिस प्रकार आप पेपर दे रहे हो ना, इनका युद्ध पहले क्या पेपर ही हुआ करता था, ठीक है। तो युद्ध के प्रति इनका ध्यान बिल्कुल नहीं रहा और ये इनके साथ प्रेम प्रसंग अच्छे से पड़ गए। और युद्ध में ये एकदम मतलब इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि मोहम्मद गोरी है वो वापस आके अटैक कर सकता है या इस प्रकार कर सकता है। सेना को इन्होंने बिल्कुल तैयार नहीं किया था। तो इन्होंने जो आपके मोहम्मद गोरी थे, इन्होंने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया और ये तैयार ही नहीं थे, तब इनकी हार हो गई। तो आपको है ना तैयारी पहले से रखनी पड़ती है।
और आप प्रेम प्रसंग में मत पढ़ो, ठीक है। तो संयोगिता किसकी पत्नी थी? पृथ्वीराज चौहान की। और पुत्री किसकी थी? कन्नौज का जो शासक थे जयचंद गढ़वाल, इनकी पुत्री थी। चलिएगा नेक्स्ट। अब देखो अगला साइंस का क्वेश्चन है 18 वोल्ट की बैटरी पर कार्य, 18 वोल्ट की बैटरी पर क्या कर रहा है? यहाँ पे देखो थोड़ी गर्मी हो रही है आपको बहुत, तो आपके लिए मैं क्लासेज लेकर आ रहा हूँ। हाँ, 18 वोल्ट की बैटरी पर कार्य करने वाला एक प्रकाश बल्ब 3 एम्पियर की धारा लेता है। बल्ब का प्रतिरोध क्या करना है? देखो सबसे पहले जो आपको धैर्य का होता है वो लिख लेना। 18 वोल्ट की बैटरी यानी कि V का मान यहाँ पे कितना है? 18 वोल्ट। कितना है? 18 वोल्ट। यानी विभवांतर उसमें कितना जा रहा है? 18 वोल्ट। कार्य करने वाला एक प्रकाश बल्ब 3 एम्पियर की धारा। धारा का मतलब है यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, यानी कि धारा को प्रतीक होता है I। I का मान यहाँ पे कितना है? 3 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पूछा है क्या? बल्ब का प्रतिरोध। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रतिरोध को लिखते हैं R, रेजिस्टेंस। ये आपको करना है क्या? तो एक होता है ओम का नियम। मैं आपको थोड़ा सा ओम का नियम भी यहाँ पे समझा देता हूँ। एक होता है ओम का नियम जो होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। यानी कि विभवांतर है ना, वो किसके समानुपाती होता है? विभवांतर है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि जब I का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा, और जब V का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा। यानी कि दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। I का मान बढ़ने पर V का मान भी बढ़ेगा, R का मान बढ़ने पर देख लो किसका मान बढ़ रहा है? V का। अब देखो V समानुपाती यहाँ पे क्या होता है? I। यानी कि ये विभवांतर है ना, ये इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अगर यहां से मैं R का मान निकालूं, किसका? R का। आप वो चलो उसको छोड़ो, आप इस पे ध्यान दे लो। R का मान देखो, मेरे को इसका मान निकालना है, तो क्या मैं इस I को इसके नीचे भेज दूं? देखो V तो अपनी जगह ही है, इसके नीचे क्या भेज दूं? I, और बराबर में क्या आ जाएगा? R। ये आपने छोटी क्लास में ऐसा पढ़ा होगा। तो R बराबर क्या आ जाएगा? V का मान कितना है? 18, और I का मान कितना है? 3। यहाँ पे जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा? 6, और यहाँ पे क्या आएगा? 6, और तो यहाँ पे R का मान कितना आ गया? 6। और देखो प्रतिरोध का मात्रक मैंने आपको बताया कि क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो 6 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और आप ना क्लास पूरी देखा करो। हमें जो वाइट स्टूडियो होता है ना, उसमें सब पता चलता है आप क्लास कितनी देख दो। मैं 40-45 मिनट की क्लास लेता हूँ, उसमें 6-7 मिनट देख दो आप औसत, ठीक है। तो ये आप है ना नोट कर दो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए अनुपात, ये आपके मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। यानी कि यहाँ पे ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है, ए बी सी का मान होगा, यानी कि तीनों का अनुपात पूछा है। जब भी आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से इधर देख लो और उधर क्या देख लो, फोन को सीधा ऐसे आटा करो ना, ध्यान आपका किधर ही रहता है। ए अनुपात बी, ये कितना है? देखो 2:3। कितना है? 2:3। फिर दे रखा बी अनुपात सी, तो यहां पूछा किसका आपसे? सी का। ए अनुपात बी अनुपात सी का पूछा, तो आप पहले इस प्रकार लिख दिया। फिर देखो ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 2:3 लिख दिया। फिर क्या करना है आपको? फिर दे रखा बी अनुपात सी, तो बी का कितना है? देखो बी इसके ऊपर थोड़ा लिखोगे, तो बी आप यहाँ पे लिख लो, लिख लिया। और सी का इसका आगे, तो सर यहाँ पे ये खाली जगह रहेगी, यहाँ पे ये रहेगी, इसको छोड़ दो, जाने दो आप। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक है, खींच ली। और फिर क्या करोगे? इसके साथ गुणा करोगे, कर दिया। तो यहाँ पे कितना आएगा? ये वाला यहाँ पे लिखोगे, 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे जाओगे ऐसे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 9। और फिर ऐसा आओगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो 6:9:12। अब बताओ इसमें ये किससे कट रहा है? ये 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। तो देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 3 12। तो 2:3:4 यहाँ पे आ रहा है क्या कहीं पे? 2:3:4। ऑप्शन नंबर बी आपके है वो एकदम राइट आंसर है। तो देखो करना क्या है, आपको ऐसे चलना है, ऐसे चलोगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे।
एक तो ये तरीका, या फिर अगर आपको दूसरा तरीका देखना तो A/B/C लिख दिया आपने, और देखो 2/3 लिख दिया जो दे रखा है, और फिर B/C, तो ये क्या है 3/4 इस प्रकार लिख दिया। अब आपके देखो यहाँ पे जगह खाली है कि नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, जो इधर वाला है वो इसके पास में लिखना है, यानी कि देखो मैं समझा देता हूँ आपको फिर से। देखो यहाँ पे खाली जगह है, तो इसके पास वाला कौन है, इसके पास, इधर ऊपर नीचे नहीं देखना, इसके पास, तो इसके पास है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इसके पास कौन है, ये 2 तो ऊपर है, इसके पास कौन है ये 3, ठीक है। अब इनको ऐसे आप गुणा कर दो, ऐसे गुणा करते चलो, ऐसे ऐसे, तो देखो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, और 4 3 12 आ जाएगा। जब काटोगे, जब क्या करोगे काटोगे, तो वही 2/3/4 आ जाएगा। चलो जो भी आपको पसंद है तरीका वो आप कर देना, मैं तो ज्यादातर वो यूज करता हूँ, उससे जल्दी से हो जाता है। करना क्या है, ऐसे ही तो करना है, अरे एक ऐसे ही तो करना है, और क्या है, ऐसे करके ऐसे, बस सिंपल है। तो देख लो एक बार इस सवाल को, और बहुत अच्छा सवाल है, और आपके ऐसे ही सवाल आते हैं छोटे छोटे। चलिएगा, अगर किसी को पीडीएफ खरीदनी है तो आप बता देना, या कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो अभी बता देता हूँ। उसकी एक आपके रेट रखी गई है 150 रुपए, 150 रुपए रेट रखी गई है। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो खरीदनी है तो 68135085 7568135085, इस पे आप है ना 150 रुपए क्या करोगे, पेमेंट करोगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी चलता है वो कर सकते हो, कर देना। और इस पे क्या करना, इसी नंबरों पे आपको व्हाट्सएप कर देना उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट, जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो आप इन नंबरों पे सेंड कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से पीडीएफ बना रखी है और बहुत हेल्प मिलेगी। और आपके ना जब आप ये पीडीएफ खरीदते हो तो आपका नाम और नंबर दोनों सेव किया जाता है, ताकि कुछ आपको भेजना है या फिर आप कॉल कर रहे हो तो आपका आसानी से अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी की आयु का अनुपात 5:6। देखो A/B कितना है, ये है 5:6, ये इनकी क्या है आयु का अनुपात। उनकी आयु का योग 55 है, उनकी आयु का योग कितना दे रखा है 55। तो आप ये काम करो, आप इनका जो अनुपात है ना इनका योग ले लो। अनुपात का योग कितना हो जाएगा, अब बात करें योग की, तो यहाँ पे आप x लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, x लगा लो, लगा लिया। तो 5x प्लस 6x, अरे ये इनकी आयु के अनुपात का योग हो जाएगा नहीं हो जाएगा, योग का मतलब है कि दोनों की आयु जोड़ दो, और ये किसके बराबर आएगी, कितना दे रखा 55, कितना 55, क्लियर। अब देखो 6 और 5 कितना हो गए 11x, और ये हो गए 55, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55/11। जब काटोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे आपसे पूछ लेता, अब क्या करोगे, इसकी जगह रख दो, तो 5 गुना 5 तो देखो ये है, और x की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। और अगर इसकी पूछता तो 6 तो है, गुना x की वैल्यू निकल गई कितनी है 5 है, तो यहाँ पे रख देते 5, तो कितना हो जाता 30। तो अगर b की आयु पूछता तो हो जाती 30, और a की पूछी तो कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना, कुछ नहीं करना, योग दे रखा तो योग कर लो, अगर अंतर दे रखा होगा तो अंतर कर देना। आप अंतर पूछता तो 6 में से 5 घटाते 1 आता तो 55, और 55 को फिर इनसे गुणा कर देते। चलो स्क्रीनशॉट दे दो। चलिए ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बताओ क्लास मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाला भी मैं अकेला ही हूँ, और सब कुछ करने वाला अकेला ही हूँ, तो थोड़ा उसी हिसाब से होता है। अभी भी मैं आपके कैमरा देख गया कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक वो कैमरा दिखाई दे रहा है फोन का, ये फोन से रिकॉर्ड हो रही है, पता है आपको। अब देखो 250 का कितना प्रतिशत 700, ये मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 250 का 250 का जब भी आपको का मिले तो वहां पे गुणा लगा लो,
कितना मिले तो x लिख लो या a लिख लो, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो चलो उसी हिसाब से करते हैं। देखो 250 का की जगह क्या लगा लिया, गुणा, कितना की जगह लिख लेता हूँ x। अब देखो प्रतिशत का ऐसे होता है 1/100, ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो डायरेक्ट, या ऐसे लिख दो x/100, तो बात एक ही, एक नहीं है, एक ही आई समझ में। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 100 का कितना प्रतिशत 700 है, तो बराबर लिख दो 700 लिख दिया। अब देखो काट पीट कर लो, ये देखो खड़ीर बुला दो इसका, और 5 पंजे 5 25 होता है, और 5 दूनी 10 होता है। तो यहाँ पे क्या है x की वैल्यू, देखो 5x बराबर 700 इंटू 2। मैं आपको एकदम है ना बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी तरह, नहीं मैं यहाँ पे सीधा ही कर देता इसको। ठीक है, अब x की वैल्यू किस प्रकार निकालोगे, देखो आप एक काम करो, इसको है ना ऐसे सीधा ही लिख दो, 700 इंटू 2/5। जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, देखो 14×5 70 होता है। क्या होता है, 14×5 70 होता है। तो यहाँ पे देखो इसको काटा तो यहाँ पे कितना आया, 14 आया। कितना आया, 14, और ये 0 का 0 और गुणा 2, तो 140 इंटू 2 कितने हो गए, 280। ये आपके x की वैल्यू, यानी कि इतना होगा। 250 का कितना प्रतिशत 700 है, तो ये इतना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर सी इसका है, वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो देख लो एक बार इसको वापस। कुछ नहीं किया, जहां पे जो दे रखा है ना वही मैंने डायरेक्ट सीधा सीधा लिखते चला गया और अपना सवाल होता गया। देखो अभी यहाँ पे मैं वापस सेम टू सेम समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो देखो 250 की जगह 250 लिखा, का की जगह x, जो गुणा का चिन्ह है वो का की जगह आ गया, कितना यानी कि x इंटू प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 और 700 है, यानी कि ये बराबर में कितना 700। तो ये आया 250 इंटू x/100 बराबर 700। ये लिख लिया, फिर इसको सोल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का पूछ रहा है। तो देखो समझो, यहाँ पे क्या दे रखा, BULK। अगर आपने रीजनिंग या मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी ना, तो आप इस क्लास के या किसी भी क्लास के कमेंट बॉक्स में जाना और कमेंट करना कि सर हमें ना एकदम बेसिक से पढ़ा दो, यानी कि रीजनिंग की और जो मैथ्स की होती है ना, इनकी आप क्लास टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दो, तो मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो कर दूंगा, आप कमेंट ही नहीं करते हो तो क्या क्लास स्टार्ट करेगा। मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके लिए क्लासेज और लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। वाई देखो ये लिख रहा है ना, YFOP। ठीक है, दो चीजें हैं, मेरे को देखो सीधा समझ में आ रहा। बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। यू का उल्टा एफ होता है। एल का उल्टा ओ होता है। के का उल्टा क्या होता है, पी। याद कैसे करते हो, देखो पीके मूवी देखी तो पी का उल्टा के हो गया। और जब आप लव नाउ लिखते हो नहीं लिखते हो, लव लिखते हो तो एल किसका उल्टा है, ओ का, और वी किसका है, ई का उल्टा है। ठीक है, और ये क्या है, बी वाई, बाई आप करते ना, बाई बाई वो वाला बाई। बी का उल्टा क्या, वाई हो गया। और इसको कैसे याद करोगे, फ्यू, एफ यू, फ्यू लिखते हो नहीं लिखते हो, तो एफ यू, ये इसका उल्टा हो जाएगा। यानी ये इसमें कौन सी सीरीज चल रही है, यहाँ पे उल्टा की सीरीज चल रही है, उल्टा। ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी रीजनिंग पढ़ी होगी तो आप इसको आसानी से कर लेते हो। अब देखो एन का उल्टा क्या होता है, एम होता है। एन का उल्टा क्या होता है, एम। और ओ का उल्टा एल होता है। टी का उल्टा जी होता है। ई का उल्टा वी होता है। अरे होता है कि नहीं होता, होता है एबीसीडी में, याद तो करते हो नहीं तुम। देखो क्या बोलते हो, यू, यू, या फिर मैंने लव से याद करवाया। वी का उल्टा क्या, ई। और फिर जीटी रोड आप जानते हो नहीं जानते हो, जीटी रोड। ठीक है, तो जी का उल्टा क्या है, टी। जीटी रोड किसने, शेरशाह सूरी ने बनाई कि नहीं बनाई फर्स्ट बार में। और फिर देखो एल का उल्टा ओ होता है या ओ का उल्टा एल होता है, एक ही बात होती है, तो लव से याद किया था। और एम का क्या, मन, मन कैसे याद करोगे, मन। एम का उल्टा एन और एन का उल्टा एन।
बताओ आया समझ में? नहीं आया? आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए यानी कि इनको जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, यानी कि जिस प्रकार आता है ना, ए के बाद में बी आता है, बी के बाद में सी आता है, सी के बाद में डी, फिर ई एफ जी, ठीक है। ऐसा तो कोई नहीं है ना कि सर जी एफ आता है, बी एफ आता है, तो जी एफ बी एफ वो नहीं आता, जी के बाद में एच आता है, जी के बाद में एफ नहीं आता, याद रखना आज से। अब देखो इसमें करना क्या होता है, ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा आप है ना यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिएगा बाहर बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ी आवाज कर रहे हैं, तो आप है ना मैनेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो जो सेम अक्षर है ना काटते जाना, जैसे देखो इसमें टी ए एम ए, इसमें टी ए एम ए ये मेरे को दिखाई दे रहा है, ये देखो टी ए एम ए इसमें भी दिखाई दे रहा है, टी ए एम ए इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी जो सेम होते हैं ना वो काटते जाना। देखो टी ए एम ए, टी ए एम ए, तो ये काट लिया। अब जो बच्चा है ना इसको आप पे ऑर्डर में लगाते चलो। देखो अगर और कुछ सेम दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, ये आर है लेकिन इसमें जी भी है, एल भी है, ये सभी में जो कॉमन होता है ना वो काट जाना होगा। तो टी ए एम ए सभी में कॉमन है। अरे कॉमन क्या शब्द है, टी ए एम ए, तो इसको हमने काट दिया, चलो छोड़ो। अब देखो आपको एबीसीडी में ऐसे बोलते जाना, एबीसीडी ई एफ जी। तो देखो एबीसीडी में मेरे को 2 नंबर पे ये दिखाई दे रहा है, यानी कि बी इन सब में से पहले आता है कि नहीं आता है? आता है। तो पहले कौन सा आ जाएगा? 5 नंबर वाला। अरे बी पहले आता है कि नहीं आता? आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 नंबर सबसे पहले। फिर देखो फिर कौन सा आता है, जी पहले आता है, एल पहले आता है। देखो जी तो साथ में आता है, एल बाद में आता है, तो 2 नंबर पे कौन आ जाएगा? ये वाला, तो 2 नंबर। फिर जी के बाद में क्या आता है? जी के बाद में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो इनमें से कौन सा आता है? एल आता है। कौन सा आता है? एल आता है, तो 1 नंबर आ जाएगा। फिर देखो आर, आर इसमें भी है, इसमें भी है। अब आर से तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर देखो इसमें ए आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, तो बताओ एबीसीडी में पहले ए आता है कि आई आता है? तो आप बोलोगे कि सर ए आता है, तो 4 आ जाएगा। फिर बच्चा कौन सा? ये, तो ये आ जाएगा 5 2 1 4 3, 5 2 1 4 3, 5 2 1 4 3, ये इस प्रकार का ये हो जाएगा। ये देखो 4 ऑप्शन नंबर 4 है ये इस प्रकार। तो ये इसी प्रकार आते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, 1 2 3 4 इसी नंबर से सीरीज लिखी होती, तो मैंने आपको इस प्रकार दे दिया, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपके एसएससी जीडी में भी आ रखा है और इसमें भी आ रखा है इस टाइप का। जो सेम है उनको काट दो, फिर एबीसीडी के अक्षरों के अकॉर्डिंग जैसा दो इनको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट है आपके विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा ये बताना आपको। तो देखो आप क्या लिखा हुआ है, 3 15 60 और 180। अब पूछ रहा है यहाँ पे आगे क्या आएगा, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, आपको है ना इसमें अंदाजा ही चलेगा। यहाँ पे देखो मेरे को लग रहा है कि 5 से गुणा हो रहा है। कितने से गुणा हो रहा है? 5 3 15, यानी 3 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा? 15। और अगर मैं 15 को कितने से गुणा करूं कि 60 आ जाए, तो आप बोलोगे कि सर 4 से गुणा कर दो। कितने से? 4 से, ठीक है। अब 60 को मैं कितने से गुणा करूं कि 180 आ जाए, तो आप बोलोगे 6 3 18 होता है, यानी कि 60 या 180 होता है, तो 3 से गुणा कर दो। कर दिया? तो सर एक बात बताओ मेरे को, चलो 5 आया, 4 आया, 3 आया, अगर मैं यहाँ इसको 2 से गुणा कर दूं और वो मेरे को ऑप्शन यहाँ पे मिल जाए तो वो राइट हो जाएगा? हाँ जी राइट हो जाएगा। देखो 2 से गुणा करके ट्राई कर रहा हूँ, तो 2 से गुणा किया तो मैंने 180 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 360 आया। तो बताओ इसमें 360 है क्या? अगर ऑप्शन में है तो 360 राइट हो जाएगा, नहीं कोई और तरीका देखते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी में मेरे को 360 दिखाई दे रहा है, तो ये इसका क्या राइट आंसर होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा ना। देख लो एक बार ऐसे देखो, ये गढ़ते हुए करा मैंने 5, फिर कितना आया? 4, फिर कितना आया? 3, फिर कितना? 2। और अगर आगे का पूछते ना तो आगे का भी हम बता देते हैं। इसका देख लो 1 से गुणा कर दो, फिर आगे कितना आता? 360 आता नहीं आता? क्यों? क्योंकि 3 2 1 इस प्रकार गुणा एक एक कम होते हुए गुणा होते चल रहा है। अब देखो कुछ मैं आपको
आईजीआई की जो अपनी पीडीएफ है उसके क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये तो हमने कर दिए थे, ठीक है, ये भी कर दिए थे, इसको मैं बड़ा नहीं कर रहा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कर दिया था कि नहीं किया? ये कर दिया था आपने, कर दिया था। ये अगर आपने पिछली क्लास से नहीं देखी तो देखना। ये भारत में मिनी रत्न कंपनियां, ये क्वेश्चन करना है 500, ठीक है। ये पहले इसकी फुल फॉर्म और बता देता हूँ, मैंने पहले बता रखी है, लास्ट क्लास में करवाई थी, लेकिन फिर भी देख लो। एक विमान पतन, ये क्वेश्चन पूरा ही देख लो, ये पेज देख लेते हैं हम वापस। हमने ये पेज पढ़ तो लिया, लेकिन फिर भी इस पेज को थोड़ा सा वापस देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करो, और बाकी है ना, आपको ये क्लियर दिखाई दे या नहीं दे, क्योंकि ये हस्तलिखित है, जूम कर दे तो ये क्वालिटी आ जाती है इसकी थोड़ी सी, तो चलेगा। देखते हैं, देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान NIAMR स्थित है? तो ये कहाँ पे आपके दिल्ली में, कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और अगर इसकी NIAMR की फुल फॉर्म की बात करें तो मैं आपको वहां पे क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी तो लिखा देता हूँ, ठीक है। NIMAR इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे देखो, नेशनल NATIONL नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट ऑफ एविएशन, ये आपके एविएशन नॉलेज की क्वेश्चन है, ठीक है। अब से एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ठीक है, ये आपके फुल फॉर्म हो जाएगी। एविएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, लेकिन फिर भी देख लो। और 45 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, तो ये है आपकी मिनी रत्न कंपनियों के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको करवा दिया था, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये देख लो। ये अच्छा, ये वापस से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गई, चलेगा। मैं आपको जहां से करवाना है वहां से करवा देता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ऑन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? ऑन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है आपके AAI की फुल फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे देखो चीजें रिपीट होती है, और आपको मैं सारी चीजें क्लास में याद करवा दूंगा, ठीक है। एयरपोर्ट फुल फॉर्म लिख लो AAI की, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1995 को, 1 अप्रैल 1995 को AAI की स्थापना होती है। इसके कार्य क्या, सुरक्षा वगैरह करना, ये कार्य मैंने आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड्डयन क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले CAT का स्तर संबंधित है। यानी कि CAT होता है आपके एक एविएशन में, ठीक है। ये किससे संबंधित है? जो रनवे होता है ना आपके, जहाँ पे ये एरोप्लेन वगैरह उतरते हैं, ये इनकी दृश्यता से संबंधित है, रनवे की दृश्यता से संबंधित है CAT का अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबंधन के लिए 1972 में क्या किया था? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, यानी कि IAAI, यानी कि इसकी फुल फॉर्म हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। ये किसकी फुल फॉर्म हो जाती है? आपके IAAI का गठन किया गया था। तो IAAI का गठन 1972 में किया गया था, और घरेलू हवाई अड्डों की देखभाल के लिए 1986 में, घरेलू के लिए 1986 में किसका? भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया था। यानी कि NAAI का गठन तो कब किया गया था? आपके 1986 में। 1986 देखो दोनों मंत्र है, NAAI ये तो होता है आपके 1986 में, और IAAI की स्थापना होती है आपके 1972 में। चलिए नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का मुख्य कार्य है? तो यानी कि इनमें एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का मुख्य कार्य बताना है, तो ये होता है आपके वैश्विक व्यापार। ठीक है, ये आपके इसका कार्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के इंदिरा गांधी यानी कि जो आपका आईजे एयरपोर्ट है, आईजे एयरपोर्ट पहले बात तो कहां पे एयरपोर्ट ये है आपके, देखो पहले इसकी फुल फॉर्म देख लो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका आईजी एयरपोर्ट की फुल फॉर्म है, और ये कहां पे दिल्ली में, कहां पे दिल्ली में, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो ना, ये यही है। ठीक है, 72 किलोमीटर की दूरी पर बनने जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। चलो ये आपको काम का है नहीं, आप ये याद रख लो कि आईजे की फुल फॉर्म इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? आपके ये रहा दुनिया का, चलो कलर चेंज करके बता देता हूं, दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा, सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा, ये कौन सा आपके हवाई अड्डा? ये है आपके कोचीन केरल वाला। कौन? कोचीन एयरपोर्ट केरल, कोचीन केरल। और ये लगातार 2 बार सवाल पूछ लिया, कोचीन केरल वाला। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कोचीन केरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का आपके लास्ट क्वेश्चन रहने वाला AAI पर है। अगर बात करें आपके AAI की बात करें तो ये क्या है आपके AAI, ठीक है। हाँ, ये किसके अंतर्गत है? तो ये है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियंत्रण, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कौन है आपके? AAI, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। और ये देखो अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे देखो ये बहुत सारी पीडीएफ है, ठीक है। तो मैं आपको इसको साथ ही साथ सोल्व भी करवाता जाऊंगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इस प्रकार की 2 पीडीएफ है अपने पास, अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। बहुत ही कम प्राइस रखी गई है आपके लिए। और हमारी मेहनत को देखते हुए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए और वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। और अगर आपको है ना मैथ्स और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेज चाहिए टॉपिक वाइज, ठीक है, एकदम बेसिक से, ये तो मैं क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आता हूँ। और अगर आपको पूरी क्लासेज चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि हाँ सर हमें क्लासेज चाहिए, किस किस की क्लासेज चाहिए आपको टॉपिक वाइज, वो आप बता देना, ठीक है। और आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से समझाइए। आप है ना इसके साथ नोट्स बनाते हुए चलेगा। और कोई बंदा अगर राजस्थान का है और पशु परिचर की भी तैयारी कर रहा है साथ में, तो उनके लिए मैंने बहुत अच्छे तरीकों से पशुपालन करवा दिया है। और राजस्थान जीके भी स्टार्ट करेंगे और आरपीएफ का आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी स्टार्ट करेंगे। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो तो बता देना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और पानी पी लीजिएगा, आपका भी कंठ सूख गया होगा, ठीक है।